नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें टॉपिक था हमारा लाइट फैक्टर। आज अपन लाइट से थोड़ा सा आगे बढ़कर टेम्परेचर की ओर देखते हैं कि टेम्परेचर का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो टॉपिक अपना है एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। देखो, हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक टेम्परेचर होता है और एक हीट होती है। एक तो ताप होता है और एक होती है ऊष्मा। दोनों ही आपस में संबंधित हैं, दोनों ही के बीच आपस में एक रिलेशन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या है, अलग है। अलग से तात्पर्य इतना है कि टेम्परेचर तो क्या है कि गर्मी को मापने की एक यूनिट है, एक इकाई है कि आज का जो तापमान है हमारा तो कितना है। तो वो जो गर्मी का जो मापने का जो एक माध्यम हो गया, उसको तो अपन तापमान बोलते हैं। और ऊष्मा या हीट अपन उसको बोलते हैं जो वस्तुओं को गर्म करने का काम करती है। और ये जो काम जो करती है, ये कहीं ना कहीं एक रूप में एक ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है ना, जो दोनों ही प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। तो डियर, समझने की कोशिश ये करनी है कि एक्चुअल में टेम्परेचर का जीवों के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं बजाय अपन हीट के। तो अपन देखते हैं कि लाइट की वजह से, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था कि लाइट की वजह से जो इंसोलेशन है या सन रेडिएशंस जो है, वो किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर एक अपना तापमान बढ़ाने का काम तो करते ही हैं, है ना। तो ये जो तापमान जो बढ़ रहा है, वो केवल कहीं ना कहीं एक सूरज की उपस्थिति से ही पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारी जो अर्थ या टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का भी एक प्रभाव है, जिसमें अपन ने हीट बजट के अंदर देखा था कि जितनी मात्रा में सूर्य से आने वाली जो विकिरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, तो उतने ही रेशियो में वापस भी जाती है। तो उसी की वजह से ये इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, वो चाहे गर्म हो चाहे फिर ठंडा हो, या गर्म होने के बाद ठंडा हो, या ठंडा होने के बाद वो गर्म भी होता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार अपन देखते हैं कि जब सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्योदय के समय अपन देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो बिल्कुल कम होता है उस समय, है ना। एक ठंडा मौसम होता है, आनंद प्रफुल्लित वाला होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय के बाद का जो दिन जो बढ़ता है ना, टाइम स्केल के ऊपर अपन देखते हैं कि दोपहर को 3 बजे तक या 12 से 3 बजे तक का जो ड्यूरेशन है टाइम का ना, तो उसमें वो जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और 3 बजे तक तो अपन मानते हैं कि वो अपने सबसे गर्म वाले जोन के अंदर होता है, या अपन ये बोलते हैं कि वो सबसे हीट वाला पॉइंट होता है उनका, है ना। लेकिन अपन फिर देखते हैं कि 3 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्यास्त की ओर अपन दिन ढलता है, तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर में क्या हो जाती है, डाउन हो जाता है। धीरे धीरे जो तापमान जो बढ़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो कुल मिला के क्या था कि गर्म से ठंडा हो रहा है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होता है, तो फिर रात को हल्की हल्की और भी ठंड वाला स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या, एक रोटेशन वाइज चलता रहता है, डायurnal रिदम जिसको अपन बोलते हैं। दैनिक जो तापमान है ना, वो इसी के द्वारा क्या होता है, क्लियर हो पाता है। अब देखिए, ये जो पृथ्वी का जो तापमान है ना, वो एक तो बढ़ने का जो फैक्टर है उसके पीछे, उसमें एक नंबर पे आता है हमारा डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से। सेकेंड नंबर पे आता है कंडक्शन। थर्ड नंबर पे आता है कॉन्वेक्शन। ये तीनों ऐसे कारक है जो टेम्परेचर को
बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपनी जगह। भाई रेडिएशन का तो अपन को पता ही है कि जो डायरेक्ट जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, कंडक्शन का मतलब क्या है कि पदार्थों के मध्य जो आणविक जो क्रियाएं होती है ना, तो उसमें जो प्रोसेस जो हो रहा है, और कॉन्वेक्शन के अंदर अपन क्या बोलते हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के माध्यम से उसमें जो होने वाली जो गति है ना, उसके दौरान उपलने वाली जो ऊष्मा या ऊर्जा का जो रूप है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है, निरंतर रूप से बढ़ रहा है। अब देखिए अपन जैसे जैसे बढ़ते हैं है ना, तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, एक लेवल पर बढ़ता है हमारे साथ साथ। जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती है ना, उन क्रियाओं के ऊपर भी तो इनका प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो से हाई हो रहा है या हाई से लो हो रहा है, तो किसी भी जीव में होने वाली जो इंटरनल रिएक्शंस जो है, बायोलॉजिकली जो रिएक्शंस जो होती है, उसके ऊपर उस टेम्परेचर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि अपन मानते हैं कि जो टेम्परेचर जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं में। भाई ये जो क्रियाएं जो होती है ना, वो तापमान के प्रभाव से ही संचालित हो पाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन है ना एंजाइम रिएक्शंस के लिए सोचते हैं, है ना। तो ये एंजाइम रिएक्शंस जो होता है ना, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एंजाइम जो अपने जो क्रियाशीलता प्रकट करते हैं, तो वो एक निश्चित रेशियो में उपलब्ध टेम्परेचर के दौरान ही अपने आप को एक्टिव करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो एंजाइमिक जो रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। या फिर उस निश्चित तापमान से कम अगर तापमान अगर अवेलेबल होगा, तो उस कंडीशंस के अंदर भी जो एंजाइमिक रिएक्शंस होती है बायोलॉजिकली, है ना, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, वो भी कम्प्लीटली नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के अपन ये क्या कहते हैं कि सभी प्रकार की जो उपापचय से संबंधित जो क्रियाएं होती है ना, वो टेम्परेचर के प्रभाव से इफेक्टिव होती है ना। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है उसको फॉलो करवाने का। अब जैसे जैसे टेम्परेचर का जो अर्थ के ऊपर जो प्रभाव है, उस प्रभाव से क्षेत्र विशेष के अंदर कई प्रकार के जोनेशंस डेवलप हो जाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जोनेशन डेवलप हो जाते हैं, जिसमें ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और थर्ड नंबर पे आता है पोलर जोन। इन तीन प्रकार के जोन से कई प्रकार के जीवों का और कई प्रकार के वनस्पतियों पादपों का निर्माण होता है, और उन्हीं के आधार पर उनका क्या होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उन सभी के आपस में जो विशेषताएं होती है, जो लक्षण जो होते हैं ना, उनके अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। अब वो अंतर इंट्रा रिलेशनशिप से भी हो सकता है या इंटर रिलेशनशिप से भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार की अगर जाति विशेष अगर वहाँ पे अवेलेबल है, तो उस जाति के अंदर भी कई लक्षणों में एक ही समान दूसरी जाति के अंदर भी वो अंतर देखने को मिलेगा, और वो समान जाति के जीवों में भी उतने अंतर देखने को मिलेगा। अब उनका जो बाह्य जो लक्षण जो है ना, तो उनके अंदर भी काफ़ी उस टेम्परेचर का प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंप्लीटली टेम्परेचर की वजह से तो हो रहा है ना। तो ये टेम्परेचर ही है जो उन जीवों को अपनी जाति से या अपनी जाति को दूसरे प्रकार के जीवों से अलग करवाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो अलग करवाने के साथ साथ जो काम है, तो उनके जो बाह्य लक्षण के साथ साथ उनमें अंदर होने वाली आंतरिक क्रियाओं में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो ये एक विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो टेम्परेचर के प्रभाव से क्या होते हैं, डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है। तो अब इन क्षेत्र विशेषों के आधार पर अपन उनका जीवों का क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्लस कंट्रोल भी करवाने का, उनको नियंत्रित करने का भी काम करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा प्रोसेस हो गया
जीवों के वितरण से संबंधित और जीवों के वितरण को नियंत्रित करने का से भी संबंधित। अब इन्हीं क्षेत्र विशेषों के आधार पर भाई जो पोलर जोन है ना, साउथ नॉर्थ पोल है, तो उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो जीव जंतु वहाँ के जो होते हैं वो किसी भी कंडीशंस के अंदर ट्रॉपिकल जोन के अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, या जो ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर रहने वाले जो क्षेत्र विशेष के जो जीव होते हैं ना, वो अपने पोलर और टेम्परेट जोन के अंदर कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं करा पाते हैं। भाई वो इस जोन के अनुकूल ही अपने लक्षणों को विकसित करते हैं, है ना। तो ये जो लक्षणों का जो विशेषीकरण जो हो रहा है वो एक क्षेत्र विशेष की वजह से हो रहा है। क्लियर है? तो इससे थोड़ा सा अगर अपन आगे और देखते हैं तो ये जो क्षेत्र विशेष जो बने हुए हैं ना, इन क्षेत्र विशेषों का जो फैक्टर है ना, यहाँ पे जो फैक्टर की अगर अपन बात करते हैं जिनकी वजह से जोनेशन डेवलप हुए हैं, है ना, तो उनके अंदर जो सबसे पहले आता है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लैंड्स, वाटर, प्रिवेलिंग वाइंड्स, ओशियन करेंट्स, स्लॉप, फीचर्स, या अपन उसको बोलते हैं टोपोग्राफिक फीचर्स, है ना। अब इन कारकों से किसी क्षेत्र विशेष का जो तापमान है वो प्रभावित होता है, और तापमान प्रभावित होगा तो इन क्षेत्रों के प्रभाव से उस क्षेत्र विशेष का तापमान कभी कम, ज़्यादा, या एक कांस्टेंट रूप में, या फिर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम होने का कारण बनते हैं, है ना। अब जैसे अपन को पता है कि ऊंचाई का है, या अक्षांशों का है, या किसी पृथ्वी की सतह का है, या फिर पानी की सतह पानी का है, या वहाँ पर जो प्रभावी जो वायु की जो हवाएं हैं और समुद्री जो लहरें हैं, है ना, और ढालों के ऊपर जो स्लोप वाले जो क्षेत्र जोन होते हैं ना, उन क्षेत्र विशेष जोनों के अंदर भी क्या होता है, कई प्रकार से तापमान प्रभावित होता है। और तापमान के प्रभावित होने की वजह से इस क्षेत्र विशेष इन सभी क्रियाओं के कारण जीवों में होने वाली कई प्रकार की जो क्रियाएं जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, एक क्षेत्र विशेष हो गया। तो अपन इसके अंदर जो अपन सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है वो ये है हमारा कि स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइए, है, या फिर ओशियन करंट्स क्या है। तो डियर स्लोप फीचर्स या फिर टोपोग्राफिक वाला जो रीजन है ना, उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन को पता है कि जो हिल स्टेशंस होते हैं या फिर पहाड़ी वाला जो जोन जो होता है, या जहाँ पर बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ पर है ना, तो उन पर्वत श्रृंखलाओं पर जो ढाल जो होते हैं, उन ढाल के साथ या उनके किनारों के साथ या उनकी दिशा के साथ, है ना, तो इन पर जो वनस्पतियां जो होती है या फिर वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो जीवों का जो विकास होता है ना, वो काफ़ी हद तक इन स्लोप की वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं तो हमारे भारत के अंदर जो हिमालय जो क्षेत्र है ना, उस हिमालय क्षेत्र के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर जो दक्षिणी जो भाग है हिमालय का, जो दक्षिणी वाला जो जोन जो होता है ना, वो प्लांटेशंस के लिए या फिर वनस्पति के लिए सबसे ज़्यादा उचित माना गया है ना। लेकिन उसका जो उत्तरी जो भाग है ना, वो किसी भी कंडीशंस के लिए, खेती के लिए या सिंचाई के लिए हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्टिक पार्ट ही उस पर डेवलप हो पाता है। और इसका जो रीज़न है ना, वो क्या है कि जैसे सूर्य से आने वाली जो इंक्लाइनेशंस है ना, जो झुकाव है ना, तो उस झुकाव के साथ साथ जो इंसिडेंस जो एंगल जो होता है, उस एंगल की वजह से
और इंक्लाइनेशंस की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप के अंदर टेम्परेचर को एक नियत रूप से बढ़वाने का या उस नियत रूप से उसको फॉलो करवाने का काम करते हैं, जिसके अनुरूप वो क्षेत्र विशेष की जो ढाल जो होती है उस ढाल के अंदर या स्लोप के अंदर जो सिंचाई वाला जो काम होना था ना, तो वो क्या होता है प्रॉपरली डेवलप हो पाता है। लेकिन उसके जो उसका साउथ वाला जो पोल जो होगा है ना उसी क्षेत्र विशेष के अंदर, तो वो उस सिंचाई के लिए या खेती के लिए या फिर प्लांटेशंस के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से क्या है ओशियन करेंट्स है, तो भाई देखो समुद्री जो लहरें हैं या जो हवाएं हैं इनका भी टेम्परेचर के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब मान के चलो कि जैसे अपन को पता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जब अपन बढ़ते हैं तो उसका जो तापमान जो होता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है एक लेवल के ऊपर आने के बाद कम होने लग जाता है। तो अगर अपन उदाहरण किसका ले रहे हैं ओशियन करेंट्स का ले रहे हैं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो समुद्री किनारों से जो चलने वाली जो लहरें हैं ना उन लहरों की वजह से वो जो ठंडी हवाएं आ रही है तो वो क्या करती है टेम्परेचर को कम करवाने का काम करती है। लेकिन इसके अपोजिट डेजर्ट वाले जोन से या फिर समुद्री किनारों के अपोजिट वाले पोर्शन से जहाँ पर कम्प्लीटली किसी भी प्रकार से फॉरेस्ट्री नहीं है तो वहाँ से जो लहरें जो ठंडी हवाएं जो चलती है वो कम्प्लीटली का हीट गर्म होती है जो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है और ये उसको कम करवाने का काम करती है। एक रेशियो के अंदर माना गया है कि अगर अपन पृथ्वी की सतह से है ना जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशंस है ना तो उसको अगर अपन ध्यान में रखते हुए अगर अपन ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं तो ये कहा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ 1 डिग्री टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाती है कमी आ जाती है ना। जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो इसका मतलब यही है तापमान में क्या आ जाती है कमी आ जाती है और वहाँ का जो वातावरण जो होता है ऊपर की ओर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है पृथ्वी की सतह की तुलना में क्या होता है थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सतह की तुलना में ऊपर की ओर क्या होती है थोड़ी कम होती है। इसीलिए हमारे को ऊंचाई पर चढ़ते समय या फिर ऊंचाई पर अपन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। आ गया, तो ये क्या एक छोटा सा प्रोसेस है। अब देखो ये तो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसके अंदर जो फैक्टर्स वाला जो पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो इनके प्रभाव से इफेक्ट है किसके ऊपर प्लांट और एनिमल्स के ऊपर। भाई इसकी उपस्थिति की वजह से पादपों के अंदर और जीवों के अंदर जो होने वाली जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संपन्न हो पाती है या किस प्रकार से ये क्रियाएं प्रभावित हो पाती है, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो इस टेम्परेचर के प्रभाव में प्रभावित होती है। आ गया, तो इसमें अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं तो कौन आता है जो सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा जाएगा मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स रेशियो और मॉर्फोलॉजी। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो टेम्परेचर के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो पाती है। जैसे मेटाबॉलिज्म का अगर अपन ने उदाहरण लिया है तो इसके अंदर अपन ने जो उदाहरण लिया था सबसे पहले कि जो प्लांट्स जो होते हैं है ना, तो प्लांट्स के अंदर जो प्रभावित होने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रियाएं जो होती है वो या तो ट्रांसपायरेशन वाली हो सकती है या उसके साथ साथ होने वाले जो रेस्पायरेशन वाली जो रिएक्शंस हैं वो भी प्रभावित होती है ना। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और अपने शॉर्ट में जो उदाहरण लिया था उसका सबसे पहले तो ये अपन ने लिया था कि उनमें होने वाली जो एंजाइम रिएक्शंस है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसी
एंजाइम की क्रियाओं की वजह से ही तो उन जीवों के अंदर या पादपों के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं हो पाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस का होना है ना, ट्रांसपायरेशन का होना है, रेस्पायरेशंस का होना होता है, या फिर जर्मिनेशंस ऑफ सीड्स का होना है ना, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो स्टोमेटल वाला जो पोर्शन है ना, उनका खुलना और या बंद होना का जो प्रोसेस है वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो इसी के प्रभाव से हो पाती है ना। टेम्परेचर का कम होना ज़्यादा होना भी तो इनके क्रियाओं को प्रभावित करेगा, तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक रेशियो हो जाता है। इसी प्रकार से अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर का अगर रोल अगर रिप्रोडक्शन पे नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रभावित नहीं होगा। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा है सबसे, ब्लो फ्लाई का। जो ब्लो फ्लाई के अंदर जो है उदाहरण के अंदर अपन उसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन किसी कंडीशंस के अंदर ब्लो फ्लाई का जो टेम्परेचर है अगर 32 डिग्री सेल्सियस से अगर रखते हैं 32 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होता है कि ऐसे एग पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं जो मोस्ट ऑफ कंप्लीटली मान के चलो कि कंप्लीटली क्या करते हैं, फीमेल बॉडी क्या होती है उससे डेवलप हो पाती है पार्थेनोजेनेटिक प्रोसेस से। आगे अब अगर अपन इसी के बारे में बात करते हैं ब्लो फ्लाई के अंदर कि अगर टेम्परेचर को 32 डिग्री से अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अब वो जो एग जो डेवलप हो रहे हैं और उनका जब फर्टिलाइजेशन जब होएगा तो उससे मेल या फीमेल दोनों डेवलप हो सकते हैं। आ गया। तो इसी प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ बर्ड्स है, जैसे बर्ड्स है ना, कई प्रकार के मैमल्स भी है जो टेम्परेचर हाई होने की उपस्थिति की वजह से तो उनके जो अंदर पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जर्म सेल्स जो होती है वो क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व हो जाते हैं। मतलब उनके जो मैच्योरिटी जो होती है ना वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है ना। तो उस कंडीशंस के अंदर भी अपन ये कह सकते हैं कि उनके अंदर पाए जाने वाले जो सेक्स ऑर्गन है वो भी उसी कंडीशंस के अंदर डेवलप हो पाते हैं और उन्हीं के अंदर उसी समय उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कंप्लीट होना है ना। तो इसका कुल मिला के अपन क्या कर सकते हैं, ये प्रभावित होने वाली क्रिया है। इसी कंडीशन के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, तो ये भी प्रभावित होगा। क्रॉसिंग ओवर है ना, जैसे मक्खियों के अंदर है या फिर ड्रोसोफिला है ना, स्पीसीज के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर का जो रेशियो है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। और सेक्स रेशियो है ना, तो इसके अंदर भी अपन को पता चल रहा है कि मेल फीमेल जो फर्टिलाइजेशन है तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और मॉर्फोलॉजिकली कई प्रकार के बाह्य शारीरिक कारण हैं जो तापमान से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और तो डियर टेम्परेचर के अंदर इतना कोई इफेक्टिव वाला जो पोर्शन है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को थोड़ा और विशेष देख लेना है क्या। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप अपने ग्रुप वाले ग्रुप के अंदर अपना मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हो इससे। ठीक है, ओके, थैंक यू।